हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट के बारे में। कल की क्लास में आप लोगों ने कवर किया था स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बिलीव मी, बैलेंस शीट जब मैं आपको बता रहा हूं तो वो जो आपके मॉड्यूल में आपको एक फॉर्मेट नोट्स अकाउंट का फॉर्मेट बड़े बड़े फॉर्मेट प्रिंट है ना, वैसा नहीं बताने वाला। इन 3 पॉइंट्स पे और खासकर ये 3 पॉइंट जो मैं आपको लिख के बताऊंगा, इन 3 पॉइंट्स के साथ आप बैलेंस शीट को ईजिली फिनिश कर सकते हो। तो वो कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ अलग टर्म नहीं है। बस होता क्या है ना, जब आप बिजनेस की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो उसका फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे सारे हेड सेम है, इवन दो हेड सब सेम है। बस फर्क कितना पड़ता है, आपको एक अप्रोच यूज करनी पड़ती है जिसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच नाम से ऑलरेडी जानते हो, जहां पे बोलते हो ना कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। सेम एसेट्स की वाली अप्रोच को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और जरा चेक करेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे माइंड में कैसे रहेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रटाफिकेशन के नहीं, रटाने नहीं वाला। बिकॉज आप मॉडल के फॉर्मेट को जब देखते हो तो आपका माइंड ही करता है छोड़ो यार। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं, बच्चों का माइंड है ना कि सर ये थोड़ी आता है पेपर में, सर ये एजम्पशन प्रेडिक्शन मत करके जाओ कि क्या आएगा। आपको पढ़ना पूरा का पूरा सिलेबस है। सो स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये जो मैंने लिख रखा है इसमें कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करता चलूंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में लिखते चलो। सबसे पहला पॉइंट, सर लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्लास 11 में आपने अलग अलग पढ़ रखी है। अब फाउंडेशन पे हमारी भाषा में सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में आप समझ लो, लायबिलिटीज क्या है सर, सोर्स ऑफ फंड। समझ में आ रहा है क्या? लायबिलिटीज क्या है, सोर्स ऑफ फंड। सर एसेट्स क्या है, यूजेस ऑफ फंड। अब आप पूछोगे कैसे, समझाता हूं। देखो, आपने क्या करा, सोर्स का मतलब है पैसा जहां से आया। अब आपने क्या करा, आपने एक मशीन परचेज करनी है, उस मशीनरी को परचेज करने के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया। बात समझ आ रही क्या? बैंक से लोन लिया तो जो फंड, जो पैसा है, उसका सोर्स क्या बना, बैंक बना। और उस सोर्स की वजह से बैंक से क्या करा, आपने लोन ले लिया। तो जो लोन आपने लिया है वो लोन क्या है सर, वो लोन है लायबिलिटी। तो ये है सोर्स की बात, पैसा आया कहाँ से। अब दूसरा, यूजेस ऑफ फंड। अब उस फंड को आप जहाँ यूज करेंगे वो कहलाएगी एसेट्स। मतलब उस पैसे को आपने क्या करा, आपने उसकी क्या परचेज कर ली, मशीनरी। तो मशीन क्या कहलाने वाली, एसेट्स। बेसिक टर्म क्लियर हुआ क्या? सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा जहाँ से ले रहे हो, 2 तरीके से हो सकते हैं, आई वो भी बताता हूँ आपको। देखिए, अब जो आपका पहला हेड बनता है लायबिलिटी साइड में, देखो जो टेक्निकल हेड हैं मैंने उनको यहाँ नोट डाउन कर लिया, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी जब आप बात करोगे एसेट्स की तो बच्चा कई बार पूछता है, मैं आपको सिंपली पूरा पढ़ देता हूँ यार, ध्यान से सुनना। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक्रूड इनकम, ये सारे हेड हैं एसेट साइड के। बट ऐसे काम इसमें नहीं चलने वाला। यहाँ पे पहले हेड लिखना होगा, उसके अंडर में सब हेड लिखना होगा। लाइक अगर मैं बोलता हूँ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, तो ये टेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, तो ये आपके इनटेंजिबल एसेट्स का फॉर्म है। मतलब कौन सा हेड किसके हेड में जाएगा ये आइडेंटिफाई करना है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो जरा स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड में। पहला मेजर हेड आता है सर शेयर होल्डर फंड, उसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और अलॉटमेंट का वर्ड। तो ये जो 3 वर्ड हैं इसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी रेज फंड बाय 2 सोर्सेस। सोर्स क्लियर हो गया ना, फंड मतलब पैसा, सोर्स मतलब पैसा ले कहाँ से रहे हम लोग। तो कंपनी 2 सोर्सेस से फंड को रेज करती है। फर्स्ट सोर्स है डेप्ट फाइनेंसिंग, मतलब वो लोन के फॉर्म में पैसा लेती है। अब लोन के फॉर्म में होता यह है कि कंपनी ने जहां से लोन लिया, जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक को एकदम फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनका मेन फोकस क्या है कि वो आपसे लेंगे इस बात पर इंटरेस्ट कि आपने उनसे कितना लोन लिया है या फिर आपने कितना डिबेंचर ले रखा है। दोनों पार्ट ऑफ लोन है, ठीक है। तो उस लोन पे वो आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ऑल टुगेदर लोन प्लस डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट, ये सारा का सारा क्या है सर, ये डेप्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है और ये आपके शेयर होल्डर फंड के अंडर में शेयर कैपिटल में आ जाएगा। पहला हेड क्लियर। दूसरा, इक्विटी एंड फाइनेंसिंग। तो देखो, जब हम पैसा ले रहे हैं तो जो डेप्ट फाइनेंसिंग है सर, ये आपके लिए वर्क करेगा नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो आपने पैसा ऐसे ले रखा है। और जब हम बात करेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग की, क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, वो शेयर होल्डर जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे हैं और वो हमारी कंपनी की ओनरशिप के पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो जो इक्विटी फाइनेंसिंग होगी ये ओनरशिप लेगी और ओनरशिप के बदले में इन्हें क्या मिलेगा सर, डिविडेंड मिलेगा। अब सवाल ये आता है
डिबेंचर होल्डर को, लोन देने वाले बैंक को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट या लॉस में, बिकॉज उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, उनको पैसा उतने पे मिलेगा। बट जिसने आपकी कंपनी के शेयर में पैसे लगाए हैं, जो आपके शेयर कैपिटल का पार्ट बना, उसे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपने उसे बोला है 5% डिविडेंड देंगे। सर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड उसे ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो उसे डिविडेंड कम मिलेगा, बट ऑल टुगेदर डिविडेंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों है सर? जब हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आप लिख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अभी रिजर्व का मतलब है रिजर्व इज ऑल्सो क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अननोन लाइबिलिटीज। नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके लिए कुछ पैसा रिजर्व कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपका फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट, घट बढ़ सकता है, तो बढ़ने पे तो पंगा है नहीं, बट अगर घटा तो उसके लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए आपने रिजर्व बना लिया। आपकी कंपनी में वर्कर्स काम करें, पॉसिबल किसी का हाथ कट जाए, किसी की डेथ हो जाए ऑन ड्यूटी, उसके लिए आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लिया। समझ आ रहा है? ये सब रिजर्व बनेगा कहाँ से? सर प्रॉफिट में से बनेगा। तो ये पैसा भी क्योंकि आपको इन फ्यूचर पे ऑफ करना पड़ सकता है, पेमेंट करनी पड़ सकती है, दैट्स वाई ये भी किस टर्म में आएंगे? आपके शेयर फंड में, और ये क्या है? लाइबिलिटी है। सर इतना क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। सर अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या कंसेप्ट है सर? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। क्लास 11th में पढ़ा था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो भी जान लीजिए, है कुछ नहीं। इसी टर्म को पूरी बैलेंस शीट में यूज़ करेंगे, मस्त आंसर निकल के आएगा। अगला पॉइंट आता है, इस पॉइंट को देखिए जरा, ये मैंने आपने लिख रखा है, एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लाइबिलिटीज। सर शेयर होल्डर फंड का मतलब यहाँ पे इक्विटी है, प्लस बोरोइंग भी ले सकते हैं, और लाइबिलिटीज का मतलब आपके नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज। दो ही तरह की लाइबिलिटीज होती है, एक नॉन करंट होती है, दूसरी करंट होती है, जिसको पहले आप फिक्स लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी के नाम से जानते थे। कंपनी की बैलेंस शीट में फिक्स वाली लाइबिलिटी को नॉन करंट बोला जाता है, करंट वाले को करंट ही बोलते हैं। आइए चेक करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जो कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आपने लॉन्ग टर्म का लोन ले लिया, जिसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाएंगे, 4 साल 5 साल 10 साल, तो वो है आपके लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगी। फिर आता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। एज्यूम करिए कि आपने प्रीवियसली, क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियसली 2 ईयर के टैक्सेस नहीं पे करे हैं, और आप ये सोचते हैं या आप ये चाहते हैं कि इस ईयर में पिछले 2 साल के टैक्स हम दे देंगे, या फिर आने वाले 3 साल बाद हम सारे टैक्स एक साथ पे करेंगे। तो जो टैक्स है वो डिफर्ड हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर के टैक्सेस अगर नहीं पे हैं उन्हें हम डिफर्ड बोलते हैं। तो ये जो टैक्स आप फ्यूचर में पे करने वाले हैं पास्ट ईयर के टैक्सेस को, तो इस वजह से पे करना है, तो ये क्या बन गया सर? लाइबिलिटी बन गई। अगला पॉइंट आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी इन 2 पार्ट में नहीं आएगी वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट। आपने कहीं पे कंपनी रेंटल प्रॉपर्टी पे ली है, उस ओनर ने आपसे बोला भाई साहब आप 20 लाख का डिपॉजिट कर दो, है ना, होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो भी आपके एक लाइबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा हम लोग आगे। यहाँ तक मैंने भी आपको बताया। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है सर वो ये कि करंट लाइबिलिटीज़ क्या है। देखो, जिनका पेमेंट ड्यूरेशन लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर, दैट मीन्स विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आपको वो पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगर आपने कहीं 3 महीने 6 महीने 9 मंथ का लोन लिया है, समझ रहे हो, तो वो आपके लिए लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, तो करंट लाइबिलिटी है। सेकंड ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल क्या है सर? देखिए, हम पहले क्या करते थे, हम लोग इस तरीके से लिखते थे, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। अभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी में सिंपली दोनों को ऐड करके पैसे यहाँ लिख दिए जाते हैं। सर क्या यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट में ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से नोट्स अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, एक बात मुझे आपको और बतानी है, रिजर्व एंड सरप्लस में करंट अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट ऐड होता है, ये ध्यान रखेंगे। लॉस होगा तो लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। करंट अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट ऐड होता है। सर ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सर ये प्रॉफिट आएगा जब उस सेम अकाउंटिंग ईयर में आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो फॉर्मेट हमने आपको कल बता रखा था। ठीक है जी, वहाँ से आप वो निकालते हो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही वाला है, प्रॉफिट आया वो यहाँ लिखना है। अब मान लो वो नहीं आता
तो इसको आने का भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। ट्रेड पेबल क्या है सर? बिल ऑलरेडी ड्रॉन बट पेमेंट ड्यू। बिल लिख तो दिया है बट पेमेंट अभी नहीं करी है, पेमेंट करना हमें बाकी है, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है। अगला आता है अदर करंट लाइबिलिटी। ये क्या है सर? अनपेड डिविडेंड है, इनकम रिसीव इन एडवांस या कुछ भी ऐसा पॉइंट जो ऊपर के हेड में नहीं आ रहा, वो अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है सर, करंट लाइबिलिटी जब हम बोलते हैं तो हम क्या क्या हेड नॉर्मली बोलते हैं? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल वो ट्रेड पेबल में आ जाएगा। अब जो बच रहा है वो आप अदर करंट लाइबिलिटी में लिख सकते हो। यहाँ तो ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं एसेट साइड में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके बुक में फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिंट है, मैं फॉर्मेट रटा नहीं रहा हूँ। आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन 3 पॉइंट के साथ बैलेंस शीट माइंड में रखी जा सकती है। एसेट साइड चेक करिए। ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स में 2 हेड होंगे, नॉन करंट और करंट, जो आप पहले जानते थे, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। सर हेड मैंने आपको पहले भी बोले, फिर से बोल दे रहा हूँ, करंट एसेट्स जब हमको लिखनी था इन जनरल क्या बात करते हैं? कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इनकम एक्रूड या एक्रूड इनकम, ये हेड आपके करंट एसेट्स हैं। बट जब कंपनी की बैलेंस शीट लिखनी है तो पहले हम हेड लिखेंगे, उसके अंडर में जो सब हेड जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे। तो पहले नॉन करंट एसेट्स चेक करते हैं सर। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 2 पॉइंट पे होगी, एक होगी टेंजिबल एसेट, दूसरी होगी इनटेंजिबल एसेट्स। सर क्या है सर ये टेंजिबल एसेट्स में? आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो? जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर। ये किस लूज टूल्स स्टॉक में जाता है, ध्यान रखिएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर टेंजिबल एसेट्स में। इनटेंजिबल में क्या क्या है सर? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन। हाँ, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन। पता है क्या, एक ना फॉर्मेट डेवलप करना पड़ता है, माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि आप क्वेश्चन को एक ही पैटर्न पे सॉल्व करो, एक्सपेरिमेंट मत करो। एक बार एक तरीके से लगाए, अगली बार एक तरीके से लगाए। टीचर बच्चे में एक ही फ़र्क होता है, टीचर सालों से एक क्वेश्चन को एक ही पैटर्न पे लगाता चला आता है, तो बच्चों को लगता है टीचर गजब का स्मार्ट है, उसे सब कुछ आता है। ऐसा कुछ है नहीं, एक ही पैटर्न दिमाग में चल रहा होता है। आप सोच के देखो, आपको कोई काम जो आप इन जनरल करते हो उसको करने के लिए आपको अलग से माइंड यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माइंड में वो पैटर्न प्रिंट हो गया है। पेन उठाई तो लिखना चालू है ना, मोबाइल ये चलाना चालू, कैसे पैटर्न प्रिंट हो गया है। बट फर्स्ट टाइम जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो उस टाइम आपको दिमाग लगाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज वो पैटर्न प्रिंट नहीं है। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें आसपास से उठाओ यार, है ना। पैटर्न प्रिंट करो माइंड में। क्वेश्चन कैसे लगेगा, मैं फिर से बोल के दिखाऊं क्या? लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, फर्नीचर, फीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं जितनी बार बोलूँगा उतनी बार एक ही ऑर्डर होगा, एक भी हेड ऊपर नीचे नहीं होगा। यही चीज़ आपको करनी, पैटर्न बनाना है सर। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, अगर आपने अपकमिंग ईयर का टैक्स पे कर दिया, यार देखो प्रीवियस ईयर के टैक्स नहीं दिए थे, लाइबिलिटी थी, आने वाले ईयर के टैक्स आप एजम्पशन करके रख चुके हो तो एसेट्स है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अगर आपने लोन लिया था तो लाइबिलिटी थी, लोन दिया है तो एसेट्स है। पहचानो कैसे? अगर एडवांस लिख दिया जाएगा तो लाइबिलिटी, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन लिखा है तो आपकी लाइबिलिटी, रिपीट करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, लॉन्ग टर्म लोन लिखा है तो लाइबिलिटी है, और अगर साथ में एडवांस लिखा है तो एसेट्स है। अगला अदर नॉन करंट एसेट्स, जो एसेट्स इनके पार्ट नहीं बनेंगे वो इसमें आ सकते हैं। अब बात आती है सर करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कैश में कन्वर्जन हो सकते हैं, कैश में कन्वर्ट जिन्हें करा जा सकता है। ये कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं होते, ये कंपनी की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। भाई मशीन तुमने और ऐड कर दी तो कंपनी की इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज, सर इन्वेंट्रीज में स्टॉक भी आता है, लूज टूल्स भी आता है। एक बार मॉड्यूल को ज़रूर पढ़िएगा, उसमें हेड दिए गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल में अगेन बात वही है सर, आपका डेटर्स, ठीक है, प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों हेड हो जाएंगे। कैश इन कैश इक्विवलेंट में कैश भी होगा, बैंक भी होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में ऑब्वियस सी बात है, आप लाइक लॉन्ग टर्म है तो आप फिक्स दिखा रहे हो, शॉर्ट है तो करंट दिखाना है। फिर अदर करंट सेट जो ऊपर के हेड में नहीं आएगा वो यहाँ चिपका दो। शॉर्ट एंड सिंपल करते हैं और बताता हूँ वो 3 पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो एक बात तो सेट रखिएगा, एक पैटर्न ड्रॉ करना है कि क्वेश्चंस लगता कैसे, बार बार वैसे प्रैक्टिस करना। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आप वर्किंग नोट को सेपरेट नहीं दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट में, फॉर्मेट में होगा, सेम वैसे करना है। ठीक है। सेकंड, फॉलो द पैटर्न। सर पैटर्न को फॉलो करना है मतलब ये है हेड
सब हेड ऊपर नीचे नहीं करना, बैलेंस शीट में नहीं चलेगा। नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर होती तो ऊपर होती है, उसके बाद करंट लायबिलिटी तो उसके बाद ही है। ऐसा नहीं ऊपर करंट लायबिलिटी प्रिंट कर दिया, नीचे नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके साथ भी जो हेड है ए बी सी, जैसे ए हेड है शेयर कैपिटल तो लिखो, है ना, फिर बी हेड आता रिजर्व सरप्लस तो लिखो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया तीसरा पॉइंट। सर बैलेंस शीट की जब भी हम बात करेंगे तो बैलेंस शीट ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा कहता है, कल भी कुछ बच्चों ने पूछा था सर अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल ना पढ़ें तो चल जाए क्या, ये हमारे पेपर में तो नहीं आता। कौन कहता है पेपर में नहीं आता? किसने बताया कि पेपर में ये नहीं आएगा? नहीं आएगा तो मॉड्यूल में प्रिंट नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए। सिलेबस का पार्ट है, पढ़ना है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो 3 बातें दिमाग में रखेंगे। पहला, हम पहले वर्किंग नोट करेंगे, पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए सीधे बैलेंस शीट खींच दी और बनाना चालू कर दिया। बिकॉज अगर वहाँ पे आपने शेयर होल्डर फंड लिखा जिसमें आप रिजर्व एंड सरप्लस लिख रहे हो, तो जो प्रॉफिट ऐड करना है, जो भी चीज़ ऐड करनी है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मिलेंगी। और वहाँ पे आप या लाइक बैलेंस शीट में आप इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ हेड, उसके अंदर का सब हेड और सामने जाके अमाउंट, दैट्स इट। और दूसरा, फॉलो द पैटर्न, जो पैटर्न बताया है, जो बुक में प्रिंट है उसको फॉलो करना है, जो मॉडल में है। तीसरा, बैलेंस शीट ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो पहले क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जहां से हम प्रॉफिट निकालेंगे। वो प्रॉफिट, अच्छा मान लो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, बोलता है बैलेंस शीट बनाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। बट हाँ, अगर आपको बोलता है पूरे हेड देने के बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, तो ये समझ जाना कि पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा। बहुत सारी बुक में बैलेंस शीट पहले बनी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बाद में बना होता है, बट वो एक सॉल्यूशन है, तो इसलिए उसमें ऐसा होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप बिना स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाए बैलेंस शीट नहीं बना सकते। यार ऐसे समझो ना, ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे, पीएल बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनती थी। यहाँ पे भी सेम है भाई, जब तक प्रॉफिट नहीं पता होगा रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट लिखोगे कैसे? सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो ये टॉपिक मेरे एंड से आज के आज खत्म हो रहा है। अब आपने क्या करना है, कल मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किए थे बिकॉज कल बिजनेस लॉ की कॉपी दी थी। और उसमें एक बात और, कुछ बच्चों ने आके मुझसे पासवर्ड पूछा, वहाँ से मुझे पता लगा कि वो बच्चों ने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, वीडियो में ऑल डिस्कस किया था। सो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखा करिए, बिकॉज आपके लिए जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, बट आपकी भी लायबिलिटी वीडियो आप पूरा देखें ना। तो चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में। पासवर्ड बता दिया था भाई लोग, वीडियो ध्यान से देखा करो। पासवर्ड कुछ और नहीं, CTC क्लासेस था, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला था। बट बढ़ता हूँ आगे। आपने क्या करना है, आज रात 9 बजे आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हो। ध्यान रखना, पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल देन बैलेंस शीट। चलिए मिलता हूं शाम को 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।